हेलो गाइस, डियर एस्पिरेंट्स, मैं सचिन जैन एक बार फिर आपके अपने चैनल इंग्लिश बाय सचिन जैन पर आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेकर हाजिर हूँ। और जैसे कि आप जानते हैं, इससे पहले दो प्रीवियस वीडियोस हम डिस्कस कर चुके हैं जिनमें मैंने आपको लिटरेरी टर्म्स एक्सप्लेन किए थे। अब ये वीडियो लिटरेरी टर्म्स का पार्ट 3 लेकर आया हूँ, तो कीप वॉचिंग वीडियोज़ और तैयारी अपनी बनाए रखिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। बस एक बात और आपको ध्यान लगा देता हूँ, पूरी तरह इन वीडियोस पर डिपेंड नहीं रहना है। आपको अपनी सेल्फ स्टडी भी करनी है। ये तो मेरे लिए फ़र्ज़ की बात है कि मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ, बट इसका मतलब ये नहीं है कि यही सब चीज़ आपका कंटेंट है। कंटेंट पूरा है, पर पूरी तरह से फोकस इसी पर नहीं करना है। ठीक है, कुछ सेल्फ स्टडी भी आपको करनी है। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। इससे पहले हम वीडियो डिस्कस कर चुके हैं, लिटरेरी टर्म्स डिस्कस कर चुके हैं। उसी के आगे है, ये पार्ट 3 है, जिसमें पहला टर्म है क्या, एनाग्राम। एनाग्राम मैं आपको बता दूं, आप समझ रहे हैं, ट्रांसपोजिशन ऑफ लेटर इज कॉल्ड एनाग्राम। ठीक है, एनाग्राम आप देख रहे हैं, इट मींस ट्रांसपोजिशन ऑफ लेटर। ट्रांसपोजिशन ऑफ लेटर्स ऑफ वर्ड ऑफ फ्रेज टू फॉर्म न्यू वर्ड ऑफ फ्रेज। कहने का मतलब शब्दों का उलटफेर कर कर किसी एक नए शब्द को बना देना क्या कहलाता है, एनाग्राम कहलाता है। जैसे कि आप देख रहे हैं, प्लम है। ठीक है, तो प्लम का हमने क्या कर दिया है, लंप कर दिया है। ऐसे कुछ और वर्ड्स हैं जिनको हम बना के क्या कर दें, नए शब्द बना दें, तो क्या कहलाता है, आपका एनाग्राम कहलाता है। ठीक है, उसके बाद है एंटीथीसिस। एंटी आप जानते हैं अपोजिट होता है, और थीसिस मतलब बोलते हैं किसको, रिसर्च को, शोध को। तो कॉन्ट्रास्ट ऑफ आइडियाज, जब विचारों में क्या हो, विविधता हो, विचारों में विरोध हो, एक्सप्रेस्ड बाई पैरेललिज्म ऑफ स्ट्रांगली कॉन्ट्रास्टेड वर्ड्स। ठीक है, एंटीथेसिस भी एक फिगर ऑफ स्पीच है जो ऑक्सीमोरन है, पैराडॉक्स है, ये भी विरोध को प्रकट करते हैं। ऑक्सीमोरन में आइडियाज शब्दों का वो होता है, शब्द अपोजिट होते हैं। एंटीथेसिस, थीसिस से मालूम पड़ रहा है, इसमें विचार अपोजिट होते हैं। मैन डिस्पोजेज, गॉड डिस्पोजेज, सॉरी, मैन प्रपोजेज एंड गॉड डिस्पोजेज। इंसान प्रस्ताव रखता है और भगवान क्या करता है, उन्हें डिस्पोज करता है। टीजीटी में भी आया था कि आई एम नॉट अ गुड स्टूडेंट बट अ गुड टीचर। तो ये भी क्या था, एक एंटीथेसिस का ही एग्जांपल था, जिसमें मैं एक अच्छा टीचर हूं पर एक अच्छा स्टूडेंट नहीं था। एंटोनोमेशिया, एंटोनोमेशिया का मतलब होता है प्रतिनाम। मतलब किसी इंसान को हम किसी और नाम से पुकारें, वो उसका एंटोनोमेशिया होता है परमानेंटली। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इट इम्प्लाई संकेत करता है सब्स्टिट्यूशन ऑफ एपिथेट फॉर प्रॉपर नेम। एपिथेट का मतलब होता है किसी, जैसे कि परमानेंट एडजेक्टिव होता है एपिथेट, परमानेंट एडजेक्टिव। कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जो किसी भी नाउन को या प्रोनाउन को परमानेंटली क्वालिफाई नहीं करते, वो एडजेक्टिव होते हैं। और जो एडजेक्टिव किसी नाउन के लिए परमानेंटली आए हैं, जैसे अलेक्जेंडर द ग्रेट, अब वो परमानेंट यूज किया जाता है ग्रेट अलेक्जेंडर के लिए, तो वो ग्रेट हो गया क्या, एपिथेट। उसी प्रकार, उसी तरह जैसे आयरन ड्यूक यूज किया जा रहा है किसके लिए, द ड्यूक ऑफ वेलिंगटन के लिए। और सोलोमन यूज किया जा रहा है किसके लिए, वाइसमैन के लिए। द वार्ड ऑफ एवन आप सबसे पहले जानते होंगे किसके लिए यूज किया जाता है, विलियम शेक्सपियर के लिए वार्ड ऑफ एवन यूज करते हैं। तो ये क्या हो गए, आपके एंटोनोमेशिया हो गए। जैसे हम लाला लाजपत राय के लिए यूज करते हैं शेरे पंजाब, वल्लभ भाई पटेल के लिए यूज करते हैं क्या, आयरन मैन। ठीक है, और महात्मा गांधी जी के लिए यूज करते हैं क्या, राष्ट्रपिता। तो ये सब क्या है, एंटोनोमेशिया है, प्रतिनाम जो दिए जाते हैं उनको। उसके बाद है एफोरिज्म। एफोरिज्म का सीधा सीधा मतलब है सूक्ति। कोई एक मिनी स्टेटमेंट दे देना जिसमें बहुत सारी बातें छिपी हुई हों। कॉम्पैक्ट स्टेटमेंट होता है, लिखा है, इट एम्प्लाइज शॉर्ट पिटी स्टेटमेंट और टेलिंग कॉम्पैक्ट स्टेटमेंट। मतलब किसी कॉम्पैक्ट बात को बताता है, संकुचित बात को बताता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, यूथ इज ब्लंडर, जवानी भूल है। मैनहुड इज स्ट्रगल, मैनहुड क्या है, संघर्ष भरा है। और बुढ़ापा क्या है, पछतावा है। आप सब जानते हैं, जब हम किशोर होते हैं तो गलतियां करते हैं, फोकस नहीं करते हैं करियर पर। और जब
मैनूड पे आते हैं तो संघर्ष करते हैं, और बुढ़ापे में क्या करते हैं, पछताते हैं। तो इतनी से एक स्टेटमेंट में सारी बातें कह दी गई हैं, सारा पूरे जीवन का सार है, ठीक है, द होल जिस्ट ऑफ द लाइफ। उसके बाद है आर्काइज्म। क्या मतलब है, द रिपीटेशन, फोकस कीजिए इस वर्ड पे, रिपीटेशन, इमिटेशन मतलब पुनरावृत्ति, और अनुकरण, नकल मतलब किसका, ऑफ द ओल्ड, पुराने अप्रचलित भाषा का और स्टाइल का, और किसका, एक्सप्रेशन का, किसमें, आर्ट और लिटरेचर में। अगर आर्ट और लिटरेचर में हम किसी पुरानी भाषा का, पुरानी स्टाइल का, जो अप्रचलित है, जो चलन में नहीं है अब, उसका यूज करें, उसे हम बोलते हैं क्या, आर्काइव। उसके बाद है एंटीस्ट्रॉफी, फिर एंटी आ गया है। रिपीटेशन मतलब रिपीटेशन होगा किसका, सेम वर्ड का, या किसका, सेंटेंस का, या किसका, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स का, इन अ पैराग्राफ, इन द एंड, एंड में क्या कहलाएगा, एंटीस्ट्रॉफी। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, आई विल स्टडी एज अ फिलोसोफर, तो इसमें जो फिलोसोफर है वो क्या है, रिपीट हुआ है हर लाइन में। आई विल स्टडी एज अ फिलोसोफर, मैं फिलोसोफर की तरह पढ़ूंगा, फिलोसोफर की तरह बोलूंगा, और मर जाऊंगा किसकी तरह, फिलोसोफर की तरह। जैसे कई बार कुछ लोग घमंड में बोलते हैं मैं एक राजा की जिंदगी जीऊंगा, मैं एक राजा हूं, मैं एक राजा की जिंदगी जीऊंगा, राजा की तरह रहूंगा और राजा की तरह मर जाऊंगा। तो राजा की तरह वो क्या हो गया, एंटीस्ट्रॉफी। एवंट गार्ड, तो मेन चीज क्या होता है, एवंट गार्ड, लिटरेचर में या कला में जब कोई कुछ नया करते हैं, कुछ नई चीजें लेके आते हैं, नई चीजों का मार्गदर्शन करते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, एवंट गार्ड। लिखा हुआ है पायनियर्स और इनोवेटर्स, पायनियर मतलब मार्गदर्शक, इनोवेटर्स मतलब कुछ नया करने वाले, इसमें इन आर्ट में और लिटरेचर में, किसी भी समय में ऐसा किसी ने किया हो, चाहे वो हिंदी में हो चाहे इंग्लिश में हो, किसी भी कला के क्षेत्र में हो, कोई भी जब नया काम करता है उस क्षेत्र में उसे क्या बोलते हैं, एवंट गार्ड। काफी इंपॉर्टेंट टर्म है, शायद प्रीवियस एग्जाम में आया भी था। उसके बाद है नेक्स्ट एनाकोल्यूथन। एनाकोल्यूथन साफ साफ दिखाई दे रहा है, अ ब्रोकन सेंटेंस, एक टूटा हुआ सेंटेंस, लैकिंग जिसमें कमी है किसकी, अ ग्रामेटिकल सीक्वेंस। कहने का मतलब एक ग्रामर का सीक्वेंस नहीं है, इसमें ग्रामर का स्ट्रक्चर खराब है सेंटेंस में, और बीच बीच में एब्रप्ट चेंज है, मतलब एक रेगुलर चेंज नहीं है विद इन अ सेंटेंस फ्रॉम वन सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर टू अनदर। जैसे फॉर एग्जांपल आप इस सेंटेंस को देखिए, दैट ऑल द वर्ल्ड सेल, ये सेंटेंस ब्रोकन सेंटेंस है, कोई आगे कुछ लिखा नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस आ गया, आई विल डू सच थिंग्स, या फॉर ऑल दैट वर्ल्ड आई विल डू सच थिंग्स। तो सीक्वेंस नहीं है, सेंटेंस ब्रोकन है, तो उसे क्या बोलते हैं, एनाकोल्यूथन। नेक्स्ट है आपका एनाडिप्लोसिस। क्या मतलब है, रिपीटेशन ऑफ द फाइनल वर्ड्स ऑफ अ सेंटेंस। ध्यान रखना, आप सोच रहे होंगे कि सर रिपीटेशन रिपीटेशन बहुत हो रहा है, इसमें भी रिपीटेशन है, ठीक है, इसमें भी रिपीटेशन है, इसमें नहीं है, इसमें भी रिपीटेशन है, बट दोनों में अंतर है। इसमें लास्ट वर्ड रिपीट हो रहा है, ठीक है, सेम वर्ड रिपीट हो रहा है, ठीक है, सेम वर्ड, सेंटेंस, ग्रुप ऑफ वर्ड्स रिपीट होंगे। इसमें क्या है, रिपीटेशन ऑफ फाइनल वर्ड, इसमें लास्ट वर्ड रिपीट होगा ऑफ अ सेंटेंस या किसी लाइन का, या बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट, और वो लास्ट वर्ड नेक्स्ट सेंटेंस में जब लिखेंगे तो उसकी क्या होगी, बिगिनिंग होगी। जैसे व्हेन आई गिव माई सेल्फ, जब भी मैं देता हूं, आई गिव माई सेल्फ, मैं स्वयं को देता हूं, और माई सेल्फ विल ऑलवेज, जो भी है वॉट एवर, आगे सेंटेंस स्टार्ट करेंगे तो किससे स्टार्ट होगा, इससे। तो किसी भी सेंटेंस का एंड हो जिस वर्ड पर और नेक्स्ट उससे शुरू हो जाए, दैट इज कॉल्ड एनाडिप्लोसिस। नाउ गेट अहेड टू द नेक्स्ट वन, दैट इज एनाफोरा। फिर रिपीटेशन आ गया। अब इसमें क्या है, रिपीटेशन ऑफ अ वर्ड और अ फ्रेज एज द बिगिनिंग ऑफ सक्सेसिव क्लॉज, ठीक है, मतलब किसी शब्द का, किसी फ्रेज का रिपीटेशन होना किसकी तरह, एज द बिगिनिंग ऑफ सक्सेसिव क्लॉज। जैसे ओ लॉर्ड रिव्यूक मी, नॉट ओ लॉर्ड आई एम वीक, दिस इज कॉल्ड एनाफोरा। एनाफोरा आर्टिकल में भी यूज होता है, जैसे हम बोलते हैं एनाफोरिक यूज,
आर्टिकल में भी होता है ए एंड द। जब किसी नाउन को हम पहले डिस्कस कर चुके होते हैं, जैसे मैंने कहा दिस इज एन एप्पल, द एप्पल इज स्वीट, दिस इज एन एप्पल, द एप्पल इज स्वीट। तो यहाँ पर फर्स्ट सेंटेंस में दिस इज एन एप्पल आया तो एप्पल क्या हो गया, और सेकंड सेंटेंस में भी हम एप्पल यूज कर रहे हैं, द एप्पल इज स्वीट, तो एप्पल हो गया सेकंड सेंटेंस में एनाफोरिक यूज। ये एप्पल के बारे में पहले डिस्कस कर चुके हैं और फिर एप्पल यूज किया, दैट इज कॉल्ड एनाफोरिक यूज। एनाफोरा का मतलब भी क्या है, रिपीटिशन ऑफ अ वर्ड ऑफ फ्रेज। नेक्स्ट है एनास्ट्रोफी। एनास्ट्रोफी एक एंटीस्ट्रोफी है, अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है एंटीस्ट्रोफी में एनास्ट्रोफी में। एंटीस्ट्रोफी में क्या है, वर्ड रिपीट होता है पीछे वाला, हर सेंटेंस में वही वर्ड रिपीट होगा पीछे, जैसे राजा की जिंदगी जिया हूं, राजा की तरह मरूंगा, और राजा की तरह ही जो भी है वॉट एवर। एनास्ट्रोफी में क्या है, द रिवर्सल ऑफ नॉर्मल ऑर्डर ऑफ वर्ड्स। सेंटेंस का जो एक ग्रामेटिकल सीक्वेंस होता है, ग्रामेटिकल ऑर्डर होता है वर्ड्स का, कि सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, उस वर्ड का जस्ट उल्टा। कहने का मतलब आप देखिए, इन टू द वाटर डव द बॉय डव इन टू द वाटर, डाइव की सेकेंड फॉर्म है। अब यहाँ पर ये होना चाहिए था क्या, द बॉय डाइव इन टू द वाटर, बट क्या किया है, एक तरह से इन्वर्जन कर दिया है। आप ये समझ लीजिए एनास्ट्रोफी क्या हो जाएगा, जैसे पार्शियल इन्वर्जन समझ लीजिए या कंप्लीट इन्वर्जन समझ लीजिए। इसमें क्या है, नॉर्मल ऑर्डर से क्या हो, रिवर्सल हो जाता है, सेंटेंस का कुछ पोर्शन आगे पहुंच जाए, सेंटेंस के सब्जेक्ट पीछे हो जाए, तो जैसे नो सूनर डिड ही, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एनास्ट्रोफी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर। इसमें एक और एग्जांपल दिया है एनास्ट्रोफी में, स्ट्रॉन्ग इन द फोर्स यू आर। अब ये सेंटेंस नहीं है कि यू आर स्ट्रॉन्ग इन द फोर्स, या यू आर इन द फोर्स ऑफ स्ट्रॉन्ग, जो भी है। उसके बाद है नेक्स्ट एपोलॉग। एक छोटी सी नैतिक कथा होती है जिसमें क्या होते हैं, एनिमल कैरेक्टर्स होते हैं, वही दादी नानी कहानी सुनाया करती थी हमें, एपोलॉग। उसके बाद है अपोजियोपेसिस। इट्स अ रेटोरिकल डिवाइस। क्या ये, रेटोरिकल डिवाइस। रेटोरिकल का मतलब होता है दिखावटी, जैसे रेटोरिकल स्पीच होती है कि खास तौर से नेता लोग देते हैं कि हम ये वादे पूरे करेंगे, ये वादे करेंगे, तो क्या दिखावटी स्पीच है। जैसे रेटोरिकल क्वेश्चंस भी होते हैं, क्या मैंने ये काम नहीं किया था, तो कुछ क्वेश्चन जो पूछने के लिए नहीं होते हैं बट ऐसे जनरली पूछा तो क्या मैंने ये काम नहीं किया था, दे आर कॉल्ड रेटोरिकल क्वेश्चंस। सिमिलर, दिस इज अ रेटोरिकल डिवाइस, बस दिखावटी लिटरेटम है। टू ब्रेक ऑफ इन द मिडल ऑफ अ सेंटेंस, जो टूट जाता है सेंटेंस के मिड में। इट इज यूज्ड बाय राइटर्स ऑफ रियलिस्टिक कन्वर्सेशन, मतलब रियलिस्टिक कन्वर्सेशन के लिए यूज किया जाता है, जोर देने के लिए, क्या मैंने नहीं किया था, आई विल किल यू, और आई विल किल यू, आई विल श्योर किल यू। तो मतलब जैसे ऐसा लगता है कि मार ही देगा, कोई काम कर ही देगा, तो रियलिस्टिक कन्वर्सेशन के लिए ये लिटरेरी डिवाइस यूज किया जाता है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड रेटोरिकल डिवाइस। एसेंट टर्म नेक्स्ट है, सिंपल है, अब फिगर ऑफ स्पीच है। कई लोगों को ये मालूम नहीं होगा कि ये फिगर ऑफ स्पीच भी है जिसमें कंजक्शन यूज नहीं किए जाते। कंजक्शन आप जानते हैं, कंजक्शन दो सेंटेंस दो वर्ड्स को जोड़ने वाला वर्ड कंजक्शन कहलाता है। इसे मैं फेविकॉल भी कहता हूं क्योंकि ये भी काम सेंटेंस को चिपकाने का, शब्दों को चिपकाने का करता है। नेक्स्ट है बीट राइटर्स। साइड टर्म्स मिलेंगे आपको विद एक्सप्लेनेशन, ठीक है, तो फोकस कीजिए और अपनी सेल्फ स्टडी भी करते रहिए, ठीक है। बीट राइटर्स एक्टिव थे 1948 से 1963। रेफर्स, ये रेफर करता है अ ग्रुप ऑफ पोएट्स को और नोबलिस्ट को, जो राइटिंग लिखा करते थे किससे, 1945 से 1955, ये चीज़ नोट करना, ठीक है। अ सेट ऑफ, अब इनका उद्देश्य क्या था, एक क्या था, ये एक सेट ऑफ सोशल एटीट्यूड था, ठीक है। एंटी एस्टैब्लिशमेंट, मतलब कॉलोनियलिज्म के खिलाफ थे, साम्राज्यवाद के। एंटी पॉलिटिकल, राजनीति से कोई मतलब नहीं था इन्हें। एंटी इंटेलेक्चुअल, कहने का मतलब कोई लॉजिकल चीज़ों में फोकस नहीं था इनका। अपोज टू द प्रिवेलिंग कल्चरल, लिटरेरी एंड मोरल वैल्यूज, और खिलाफ थे किसके, जो पहले से व्याप्त था कल्चरल, लिटरेरी और मोरल वैल्यूज, जो मोरल वैल्यूज चली आ रही थी, जो पहले से लिटरेचर चली आई थी उसके खिलाफ थे। और परफॉर्म किया करते थे किसमें, कॉफ़ी हाउसेस में
एंड अदर पब्लिक प्लेसेस टू द अकम्पनीमेंट ऑफ ड्रम्स ऑफ म्यूजिक। आप समझ सकते हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं इनका भी लिंक कहीं ना कहीं कला से था, और जिसका लिंक आर्ट से होता है वो सीधी सी बात है लॉजिक से दूर हो जाता है। इसलिए कहीं ना कहीं इनकी चीज़ों में क्या है, इंटेलेक्चुअल से दूर, पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट, एक सामाजिक दृष्टिकोण था इनका। एग्जाम्पल है जैसे जैक रोच का नोवेल है ऑन द रोड इन यूएसए, एलन गिल्सवर्थ का हॉल, और विलियम्स का नेक्ड लंच। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ब्लैक माउंटेन पोइट। ठीक है, ब्लैक माउंटेन पोइट। ब्लैक माउंटेन पोइट का मतलब क्या है, ये भी आप देख लीजिए। देखिए, ब्लैक माउंटेन पोइट्स 1933 1956 से एक्टिव थे। और ये ध्यान रखना, ब्लैक माउंटेन पोइट का मतलब ये नहीं कि कोई ब्लैक माउंटेन था उस पर ये पोइट रहा करते थे। ऐसे टर्म्स अक्सर आते हैं, स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। रेफर्स टू सेल्फ आइडेंटिफाइड पोइट्स ओरिजिनली बेस्ड एट ब्लैक माउंटेन कॉलेज था वो। क्या था वो? ब्लैक माउंटेन कॉलेज। तो माउंटेन पोइट का मतलब ये मत समझिएगा कि ये क्या है, कि कोई काले पर्वत पर रहने वाले लोग थे, कोई अफ्रीका अफ्रीका के लोग, ऐसा कुछ नहीं है। जिन्होंने अवॉइड किया पैटर्न को, फॉर्म को, इन फॉर्म ऑफ द रिदम्स, इन्फ्लेक्शन ऑफ द ह्यूमन वॉइस। ये मेन चीज क्या है इसमें इंपॉर्टेंट है, ब्लैक माउंटेन पोइट्स मतलब रेफर टू ब्लैक माउंटेन कॉलेज। मैंने ऑथर्स भी दिए हैं, वैसे तो कोई इंपॉर्टेंट है नहीं आपके लिए, डेनिस लेवर्टा, रॉबर्ट क्रेले, रॉबर्ट डंकन। नेक्स्ट है ब्लूम्सबरी ग्रुप। ब्लूम्सबरी ग्रुप क्या था? वॉज अ स्मॉल इनफॉर्मल एसोसिएशन ऑफ किसका संगठन था? आर्टिस्ट का, इंटेलेक्चुअल्स का, और शेयर करते थे अपने आइडियाज़ को और यूज़ करते थे एक दूसरे से, अपने विचारों का आदान प्रदान करते थे एक दूसरे से। लिव्ड इन ब्लूम्सबरी एरिया, ये ब्लूम्सबरी एरिया में रहा करते थे, इसलिए इस ग्रुप का नाम पड़ा ब्लूम्सबरी ग्रुप। ऑफ किसके? सेंट्रल लंदन, अराउंड कब? 1910, 1910 के आसपास। रिप्रेजेंट करते थे अवॉन्ट गार्ड इन द आर्ट एंड कल्चर। बताया था अवॉन्ट गार्ड का मतलब जो पायनियर्स होते हैं, इनोवेटर्स होते हैं आर्ट और लिटरेचर में, उन्हें हम क्या बोलते हैं? अवॉन्ट गार्ड्स। मैनी मेंबर्स बाइसेक्सुअल थे, लिबरलिज्म में विश्वास करते थे, उदारवाद की इनकी नीति थी। इसके फेमस राइटर आपने सुना होगा वर्जीनिया वुल्फ, E.M. फॉस्टर, अ पासेज टू इंडिया, इन्होंने एक वर्क भी लिखा था वर्जीनिया वुल्फ का, जैकब रूम। ठीक है, और नेक्स्ट राइटर हैं ये भी राइटर हैं, ध्यान रखना, जिसमें हो गया है, इन्हीं का है, सॉरी, वर्जीनिया वुल्फ का जैकब रूम, मिसेस डेलोवे, टू द लाइट हाउस, अ रूम ऑफ वंस ओन। E.M. फॉस्टर फाउंडेड, ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है, फाउंडेड डिस्टिंक्शन बिटवीन राउंड एंड फ्लैट करेक्टर्स। इन्होंने एक भेद लगाया था, पता किया था राउंड और फ्लैट करेक्टर्स में, जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है, ध्यान रखना। इनका एक वर्क आपने पढ़ा हो, पास टू इंडिया, अबाउट दिस ग्रुप। इस ग्रुप के बारे में एक लाइन फेमस है, दैट इज दे लिव्ड इन स्क्वायर्स पेंटेड इन सर्कल। स्क्वायर्स में रहते थे, पेंटेड इन सर्कल, एंड लव्ड इन ट्राइंगल्स। ठीक है, तो ये रहा आपका थर्ड पार्ट लिटरेटम का। आगे नेक्स्ट पार्ट मिलेगा, पर ध्यान रहे इन वीडियोस को प्रॉपर देखते रहें, और आगे मैं और आपके लिए वीडियो लेके आऊँगा ताकि आपको टीजीटी पीटी में पूरी हेल्प मिल सके। थैंक यू।